हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रिवीजन सीरीज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। दोस्तों, रिवीजन सीरीज में हम क्या करते हैं कि कुछ ही पॉइंट्स में किसी भी चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जितने भी फॉर्मूला हैं वो डिस्कस कर देते हैं। तो यदि आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लिया है तो ये वीडियो आपके लिए रिवीजन का काम करेगा और इससे बेस्ट रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यदि आप मॉडर्न फिजिक्स अभी तक किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं तो भी आप ये वीडियो देख करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ही पॉइंट्स में मैं सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला और कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा जिससे कि आपका पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके मॉडर्न फिजिक्स के सब टॉपिक्स की बात करते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में जनरली 5 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्म्स। हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्म्स में हम देखेंगे रेडिएशन, प्रेशर देखेंगे, फिर लाइट की चर्चा करेंगे सबसे पहले तो उसके बाद हम फोटोन देखेंगे, उसका जो मोमेंटम होता है वो देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, ये सब देखेंगे। उसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपको पता ही होगा, ये इसकी खोज आइंस्टीन ने की थी और उसमें क्या क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर एक्सरेज, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। तो ये 5 सब चैप्टर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो कि हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। तो यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो इससे आप रिवीजन कर सकते हैं, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ये आप देखें, आपका कुछ ही समय में आपको थोड़ा सा ही समय देकर के आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फोकस ऑन लाइट। लाइट का जो है वो हम हिस्ट्री अब देखेंगे कि लाइट से ही सब कुछ शुरू हुआ। मॉडर्न फिजिक्स का जितना भी टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स का विकास ही लाइट से ही शुरू हुआ। तो लाइट के बारे में क्या है कि सबसे पहले न्यूटन साहब आए कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी लेके। उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो कॉर्पस्क्यूलर से बना होता है, जो कि एक पार्टिकल है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि लाइट का नेचर जो है पार्टिकल नेचर होता है, लाइट पार्टिकल से बना है। हाइजेंस प्रिंसिपल आया उसके कुछ ही दिन बाद, और हाइजेंस बोलता है कि नहीं, लाइट का जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है, और इसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लॉ दिया। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो लॉ है वो हाइजेंस नहीं दिया, वेव नेचर मान के लाइट को, और इससे एक्सप्लेन किया कि लाइट जो है वो वेव नेचर का होता है। उसके बाद मैक्सवेल साहब और मैक्स प्लैंक, इन दोनों ने कहा कि मैक्सवेल ने ईएम वेव थ्योरी दिया और कहा कि नहीं, लाइट वेव होता है। और फिर मैक्स प्लैंक ने क्या किया कि क्वांटम थ्योरी दे दिया। तो आपने प्लैंक कांस्टेंट देखा होगा कि एच होता है, तो उन्होंने क्वांटम थ्योरी दे दिया, कहा कि नहीं, लाइट पार्टिकल होता है और क्वांटा से बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल को क्वांटा बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग आए, कोई पार्टिकल बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई वेव बोल रहा था। उसके बाद आइंस्टीन आए, और आइंस्टीन ने क्या किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट है वो करके दिखाया और कहा कि नहीं, लाइट जो है वो पार्टिकल ही है। तो अब लोग क्या करते हैं, आइंस्टीन तो उस समय बहुत बड़े आदमी थे, तो इनकी बात को कैसे टाला जा सकता था। फिर क्या हुआ कि एक आदमी आया, साहस किया, डी ब्रॉगली नाम था उसका, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि देखो, लाइट जो है, लाइट सबकी बात तुम सब सही हो, लाइट जो है, लाइट है बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। उन्होंने कहा कि लाइट जो है, लाइट के पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, और लाइट जो सबसे छोटे पार्टिकल से बनता है उसे फोटोन कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन लाइट इज फोटोन। उन्होंने कहा कि लाइट में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको फोटोन बोलेंगे, और वो फोटोन जो है वो वेव जैसा ही बिहेव करता है। हालांकि वो है पार्टिकल लेकिन बिहेव करता है वेव जैसे, इसलिए तुम सब सही हो, कोई भी गलत नहीं हो। और उन्होंने ये भी कहा कि इस फोटोन का जो मोमेंटम होता है, ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पता किया, वो होता है h बाई लेमडा। तो अब ऐसा नहीं है कि इस मोमेंटम से आप मास निकाल लो, मोमेंटम एम वी लिख के h बाई लेमडा लिख दो, v इक्वल टू सी होता है, चूंकि लाइट की स्पीड से जा रहा है तो m बराबर h बाई सी लेमडा, ये बिल्कुल गलत है। फोटोन का मास नहीं होता, वो हम बाद में देखेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि फोटोन मोमेंटम जो है वो होता है h बाई लेमडा, डी ब्रोगली साहब ने कहा था, और एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो होता है hc बाई लेमडा इक्वल टू hf। ये सब एक्सपेरिमेंट से आया है। अब दोस्तों, अब हम एनर्जी निकालते हैं। अब क्वेश्चन शुरू हो जाता है यहीं से। अब एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, एच सी बाई लेमडा होता है चूंकि, तो एच का वैल्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू सी होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई लेमडा। इतना जूल हो जाता है एनर्जी। अब दोस्तों, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, आपको शायद याद होगा कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 जूल। याद नहीं है तो याद कर लो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है। तो यदि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल है तो 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यूनिटरी मेथड। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ई आया यहाँ से जूल में, इसको हम ईवी में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इतना जूल है चूंकि, तो 1 जूल इक्वल टू इतना ईवी होता है, तो इतना जूल इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इतना इंटू इतना। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद एनर्जी जो आएगा, एनर्जी किसका, एक फोटोन का, वो आता है 12,375 बट्टा लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। लेमडा को आप एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दो और 12,375 बट्टा लेमडा कर दो, उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है एनर्जी। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि एक फोटोन है, उसका लेमडा दे देगा आपको कि लेमडा है उसका 500 इंटू 10 टू द पावर -9 है, तो
तो उसका एनर्जी निकालो। तो अब एनर्जी निकालने के लिए आसान है, आप उसको क्या करो, लेमडा को एंगस्ट्रॉम में बदल दो। चूंकि 10⁻⁻⁹ मीटर है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻⁰, तो उसको चेंज कर दोगे एंगस्ट्रॉम में, 12375 बट्टा लेमडा एंगस्ट्रॉम करके उतना ईवी हो जाएगा एनर्जी। तो अब दोस्तों, अब एनर्जी का जो आपके पास फॉर्मूला आया फाइनली, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू ये आएगा 12375 बट्टा लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, तो 1237.5 बट्टा लेमडा इन नैनोमीटर हो जाएगा। अब दोस्तों, अब क्या है कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर और 1 नैनोमीटर होता है 10⁻�9 मीटर। चूंकि नैनोमीटर 1 नैनोमीटर होता है 10 एंगस्ट्रॉम, चूंकि 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर और 1 नैनोमीटर 10⁻�9 मीटर, तो इसलिए मतलब 10 से डिवाइड हो गया इसमें। यदि लेमडा नैनोमीटर में लेंगे तो 1237.5 बट्टा लेमडा इन नैनोमीटर, और एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो 12375 बट्टा लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जनरली आप यहाँ 12400 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एकदम एक्यूरेट लेना है तो आप ये रखो। तो इन दोनों में से मैं दोनों फॉर्मूला सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं कहूंगा बस आप ये याद रखो 12375 बट्टा लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। और आप क्या करना, जैसे नैनोमीटर में भी दे लेमडा को, तो आप उसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेना। आपको पता ही है कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ से एक ये याद आता है कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 एंगस्ट्रॉम। याद करना है कर लो, नहीं तो आपको पता ही होगा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, तीसरा पॉइंट है। तो फोटोन के पास 4 मेन प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। देयर इज नथिंग लाइक फोटोन कंजर्वेशन। दोस्तों, क्योंकि फोटोन का एनर्जी चेंज होते रहता है। फोटोन का एनर्जी आपने देखा है कि hc/λ होता है इक्वल टू hf होता है, तो c/λ f होता है। तो इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है फोटोन का एनर्जी कंजर्व होता है हमेशा। तो चूंकि एक फोटोन जिसका एनर्जी भी 5 जूल है, उसका आगे जाके 10 जूल हो सकता है, इसलिए फोटोन कंजर्वेशन नहीं होता है, एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा ट्रू होता है। 2 फोटोन है, दोनों का एनर्जी है 5 जूल और 5 जूल, तो बाद में जाके हो सकता है कि अभी 10 जूल एनर्जी है तो बाद में भी 10 ही जूल रहेगा, लेकिन हो सकता है अभी फ्रीक्वेंसी इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, लेकिन इसका कुछ और चेंज हो सकता है। इसलिए फोटोन अभी 2 है, कभी 1 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा, लेकिन एनर्जी हमेशा सेम रहता है, नेट एनर्जी। अब दोस्तों, रेस्ट मास ऑफ फोटोन है वो 0 होता है, ये आप याद रखना। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। और किसी, ये आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। कोई भी वस्तु यदि किसी वेलोसिटी से, किसी रफ्तार से जा रही है, तो उसका मास जो हो जाता है वो होता है m रेस्ट बट्टा √1 - v²/c²। ये होता है जो भी किसी भी चीज का यदि वेलोसिटी है तो उसका जो मास है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। किसी भी वस्तु को आप फेंकोगे, किसी पत्थर को फेंकोगे तो उसका मास थोड़ा ज्यादा हो जाता है। कितना ज्यादा हो जाता है वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। चूंकि 1 - v²/c² है और v जो है वो हम फेंकते हैं, वो बहुत कम रफ्तार से फेंकते हैं लाइट के स्पीड में, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मास चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन का जो वेलोसिटी होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, c होता है फोटोन का वेलोसिटी, बराबर 3 × 10⁸। उसके बाद इट कैन नॉट बी चार्ज एंड सो नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोटोन को जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी डिफ्लेक्शन फोटोन में नहीं आ पाता है, क्योंकि ये चार्ज नहीं होगा। तो दोस्तों, अब हम इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। इंटेंसिटी होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अब एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पावर होता है, लेकिन ये क्या होता है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I = E/A × T। तो E/T तो पावर हो गया, तो I को इक्वल टू लिख सकते हैं P/A, मीन्स A हो गया एरिया, P हो गया पावर। तो इफ इंटेंसिटी इज गिवन, एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। चूंकि इंटेंसिटी दिया हुआ है तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी होगा I × AT, सिंपल। तो यदि इंटेंसिटी दिया हुआ है तो एनर्जी ऐसे निकल जाएगा। अब दोस्तों, हम क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। तो सबसे पहले है कि ये एक कोई सरफेस है, यहाँ पे एक लाइट गिर रहा है I इंटेंसिटी का, और एरिया इसका A है इस सरफेस का। तो हमें कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ फोटोन फॉल ऑन दिस एरिया इन T0 टाइम। T0 टाइम में इस एरिया पे कितना फोटोन गिरा। तो हमें ये फॉर्मूला एक पता है, I = इंटेंसिटी होता है एनर्जी बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो E/A × T0 होता है। तो यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, E बराबर हो जाएगा I × A × T0। तो हमें पता है कि एनर्जी टोटल जो है वो इस पे T0 टाइम में इतना एनर्जी गिर रहा है। अब एनर्जी ऑफ 1 फोटोन होता है, 1 फोटोन वो होता है hc/λ। तो एक फोटोन का एनर्जी इतना, टोटल एनर्जी इतना, तो कितना फोटोन गिर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन जो है इन T0 टाइम हो जाएगा आपको टोटल एनर्जी बटा एनर्जी ऑफ 1 फोटोन hc/λ। तो ये आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोन इस बार ऐसे गिर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है इस एरिया से, और एरिया ऐसा है। तो इस एरिया पे पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ फोटोन फॉल ऑन ए एरिया इन T0 टाइम। इस पर फोटोन 13 गिर रहा है। तो अब दोस्तों, अब पता होना चाहिए आपको कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये एरिया को यदि हम ऐसे प्रोजेक्ट कर दें इस पे, चूंकि ऐसे है, ये थीटा एंगल है, तो इस एरिया को यदि ऐसे प्रोजेक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, A cos थीटा हो जाएगा ये एरिया। तो A' जो है वो हो जाएगा A cos थीटा, और I = हमें पता है E/A T0। फिर तो ये प्रीवियस क्वेश्चन ही बन गया, पहले वाला जो क्वेश्चन था, फिर तो ये यही बन गया।
कि डायरेक्ट सीधा गिर रहा है, इसमें भी डायरेक्ट देखो, यदि इस एरिया को हम ऐसे प्रोजेक्ट कर देंगे तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन बन गया। तो इसमें आंसर आया था IA T0। तो नेट फोटोन जो हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन नेट हो जाएगा, जहां ए है वहां ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो नंबर ऑफ फोटोन इस केस में हो जाएगा IA cos थीटा T0 बाई HC बाई लेमडा। अब दोस्तों एरिया जो है, ये एरिया वो एरिया होता है द एरिया ऑन विच लाइट स्टैक्स डायरेक्टली, प्रोजेक्टेड एरिया होता है। इसमें जो ए आया है, इस फॉर्मूला में जो ए है, इसमें ये वो एरिया है जिसपे लाइट डायरेक्ट गिर रहा है। तो इस केस में क्या डायरेक्ट कौन सा एरिया है जिसपे लाइट डायरेक्टली गिर रहा है? ए कॉस थीटा, इसलिए यहाँ ए के बदले ए कॉस थीटा आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और डायरेक्ट जिसपे जो भी एरिया है वो प्रोजेक्टेड एरिया होना चाहिए, मतलब जिसपे लाइट डायरेक्टली गिर रहा है। तो जैसे ये है, तो अब इसमें क्या है कि इसमें ये आई इंटेंसिटी का लाइट मान लो इस पे गिर रहा है, तो फिर इसमें जो है एरिया ऑन विच लाइट, जिस पे लाइट गिर रहा है, पूरा का होता है, पूरा स्फेयर का होता है 4πr² सरफेस एरिया। तो आधा का हो जाएगा 2πr²। तो इसका मतलब 2πr² पे पूरा लाइट गिर रहा है। लेकिन प्रोजेक्टेड एरिया जो है इसका, वो ये है प्रोजेक्टेड एरिया। मतलब कोई टॉर्च आप जलाओगे इस पे तो शेडो कैसा बनेगा? शेडो सर्कुलर बनेगा। तो प्रोजेक्टेड एरिया इसमें πr² है, जबकि लाइट गिर रहा है 2πr² पे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है रेडिएशन प्रेशर। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो जब कोई लाइट कहीं गिरती है, जब कोई लाइट कहीं गिरती है तो देखा गया उस सरफेस पे फोर्स लगाती है। हालांकि ये फोर्स बहुत कम होता है, क्योंकि लाइट फोटोन से बनता है जो कि पार्टिकल है। तो पार्टिकल किसी पे गिरेगा, अब कोई पत्थर आप कहीं फेंकोगे तो वो फोर्स लगाएगा ना। तो ऐसे ही इसलिए जब कोई लाइट कहीं पे गिरती है देखा उस सरफेस पे फोर्स लगाती है, और वही फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो कहलाता है रेडिएशन प्रेशर। यही होता है रेडिएशन प्रेशर। अब दोस्तों एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी दो पार्ट में बढ़ता है। फोटोन का जो एनर्जी होता है जब किसी सरफेस पे गिरता है, तो या तो वो फोटोन रिफ्लेक्ट हो सकता है या वो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा उसी पार्टिकल में। दो ही काम होगा, या तो रिफ्लेक्ट होगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एब्जॉर्बिव पावर को हम ए से डिनोट करते हैं। ये सब नया टर्म है, अभी इसका यूज होगा इसलिए बता रहे हैं। तो एब्जॉर्बिव पावर होते हैं एनर्जी ऑब्जर्व, जितना एनर्जी उस फोटोन में था वो एब्जॉर्ब हुआ, जितना एनर्जी उस सरफेस पे गिरा। तो उस सरफेस का एब्जॉर्बिव पावर कितना हो जाएगा कि वो सरफेस ने कितना एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी बाई टोटल एनर्जी कितना उस पे गिरा। ऐसे रिफ्लेक्टिव पावर कितना एनर्जी उससे रिफ्लेक्ट हो गया बाई टोटल कितना एनर्जी गिरा। तो एब्जॉर्बिव ए से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्टिव पावर को आर से डिनोट करते हैं। अब क्या है कि अब रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेशन के लिए इस एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है कि लेट्स सपोज ऐसा सरफेस है, ऐसा सरफेस है और लाइट सीधा गिर रहा है, ऐसे सिंपली गिर रहा है, और हम मानते हैं कि A = 1 है, लाइट पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, R = 0 है, मतलब रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं हुआ। इंटेंसिटी I है, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट, F फ्रीक्वेंसी, लेमडा है इसका वेवलेंथ। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि इंपल्स होता है F डेल्टा T और वो डेल्टा P के बराबर होता है। यदि आपको नहीं पता है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता होगा कि फोर्स जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब dp/dt। तो यहां से आएगा F dt = dp। तो डेल्टा P बराबर F डेल्टा T। यहीं से आता है कि डेल्टा P जो होता है वो F डेल्टा T होता है, इसको इम्पल्स बोलते हैं। इसका कोई काम नहीं है कि इम्पल्स का। तो F डेल्टा T बराबर डेल्टा P होता है। अब देखो, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इन T टाइम, आपने पहले ही देखा है कि नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इन T टाइम का फॉर्मूला होता है IET/hc/λ, हमने पहले प्रूव किया है। अब इससे क्या होगा कि लेट सपोज कोई फोटोन गिर रहा था ऐसे, तो इसका इनिशियल मोमेंटम था h/λ, फाइनली ये जाके एब्जॉर्ब हो गया, चूंकि a बराबर 1 है, r 0 है, तो p फाइनल जो है 0 हो गया। अब डेल्टा p कितना हो गया इसका? h/λ हो गया एक फोटोन का, और टोटल फोटोन जो है t टाइम में गिरा IET/hc/λ, IET/hc/λ इक्वल टू हो गया f इंटू डेल्टा t। t = 0, 0 से हमने सब कुछ एब्जॉर्ब करना शुरू किया, तो डेल्टा t के ही बराबर है, तो डेल्टा t कट जाएगा। तो f बराबर कितना आ जाएगा इसमें? h से कट जाएगा, लेमडा से कट जाएगा, तो f = आ जाएगा IA/c। तो F/A कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा I/c, और F/A ही तो रेडिएशन प्रेशर है, मतलब प्रेशर है, F/A प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ चूंकि वो लाइट के कारण हो रहा है इसलिए रेडिएशन प्रेशर है। और ये इस केस में जब ये सीधा सीधा गिर रहा है और A = 1 है, पूरा का पूरा ऑब्जर्व हो रहा है, तब रेडिएशन प्रेशर जो है उसका वैल्यू आता है I/c। अब हम देखते हैं केस बी। केस बी में क्या करते हैं, R = 1 लेते हैं, मीन्स जितना भी फोटोन गिरा सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो गया। R और A का वैल्यू दोस्तों 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। R और A जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। यदि A = कुछ है, A = x है, तो R हो जाएगा 1 - x, क्योंकि या तो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा या एब्जॉर्ब होगा। तो और ये सब फ्रैक्शन ही है, क्योंकि एनर्जी टोटल बाय एनर्जी रिफ्लेक्टेड या एनर्जी एब्जॉर्ब बाय टोटल एनर्जी होता है, इसलिए फ्रैक्शन है ये सब। तो R = 1, A = 0 में पूरा का पूरा एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गया। तो फोटोन ऐसे आया,
तो एच बाई लेमडा था इसका पी इनिशियल, और एच बाई लेमडा पी फाइनल उल्टे डायरेक्शन में हो गया, तो डेल्टा पी एच बाई लेमडा मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल उल्टे डायरेक्शन में, तो माइनस एच बाई लेमडा मीन्स डेल्टा पी जो है 2h बाई लेमडा हो गया इस केस में, चेंज इन मोमेंटम 2h बाई लेमडा हो गया। तो एफ एवरेज क्या होगा, डेल्टा पी ऑफ वन फोटोन में 2h बाई लेमडा हुआ इंटू टोटल नंबर ऑफ फोटोन, टोटल नंबर ऑफ फोटोन जो होता है वो होता है आई ए लेमडा बाई एच सी। तो ये हम लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि हम टाइम नहीं ले रहे हैं इसमें, टी टाइम में टी आएगा लेकिन टी टी तो कट जाएगा दोनों तरफ से, इसलिए टाइम हम नहीं लिख रहे हैं, आई लेमडा बाई एच सी आएगा। तो इसलिए एफ एवरेज जो है वो 2IA बाई सी आ जाएगा टोटल इस केस में, और इस तरह से एफ एवरेज बाई ए मीन्स रेडिएशन प्रेशर जो है वो इस केस में आएगा 2I बाई सी। उस केस में था I बाई सी यदि ए इक्वल टू 1 था तो, और इस केस में आएगा 2I बाई सी यदि आर इक्वल टू 1 रहेगा, ए इक्वल टू 0 रहेगा। अब केस सी में क्या हो सकता है, केस सी में ये हो सकता है आर इक्वल टू आर हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस आर होगा, या फिर आप ये भी ले सकते हो ए इक्वल टू ए तो आर इक्वल टू 1 माइनस ए, उस हिसाब से कैलकुलेशन करना, लेकिन जनरली हम सब में ये लेंगे आर इक्वल टू आर तो ए इक्वल टू 1 माइनस आर। अब इस केस में क्या है, तो आर पी रेडिएशन प्रेशर नेट जो आएगा वो कुछ आएगा, कुछ जो एब्जॉर्ब हुआ है उसके कारण आएगा, कुछ जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसके कारण आएगा। तो जो एब्जॉर्ब हुआ है हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, एब्जॉर्ब के कारण जो है वो आई ए लेमडा बाई एच सी टोटल फोटोन इंटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, एब्जॉर्ब के कारण जो है वो एच बाई लेमडा मोमेंटम चेंज होता है, और टोटल नंबर ऑफ फोटोन इस केस में कितना है 1 माइनस आर आई ए लेमडा बाई एच सी इंटू 1 माइनस आर टोटल फोटोन है, क्योंकि ए जो है ए है 1 माइनस आर, तो यदि फोटोन जो है फोटोन यदि ए इक्वल टू 1 होता तो यहाँ आई ए लेमडा बाई एच सी इंटू 1 से मल्टीप्लाई करते, तो चूंकि ए 1 माइनस आर हो गया तो 1 माइनस आर पार्ट जो है टोटल एनर्जी का वो आएगा आपको इसके कारण एब्जॉर्ब के कारण, तो आई लेमडा बाई एच सी इंटू 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई किया और टोटल भागा ए कर देंगे तो रेडिएशन प्रेशर आएगा एब्जॉर्ब के कारण, वो आता है आई बाई सी इंटू 1 माइनस आर, और रेडिएशन प्रेशर रिफ्लेक्टेड के कारण आएगा आई लेमडा बाई एच सी आर इंटू 2h बाई लेमडा 1 फोटोन के कारण जो चेंज होता है वो बाई ए, यहाँ से आएगा आई बाई सी इंटू 2R, और आर पी नेट जो है इस केस में रेडिएशन प्रेशर नेट आता है आई बाई सी इंटू 1 प्लस आर। इस केस में जब आर इक्वल टू आर और ए इक्वल टू 1 माइनस आर हो तो आर पी नेट जो आता है वो आता है आई बाई सी इंटू 1 प्लस आर। आपको ये सब कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जो एक फॉर्मूला आता है बस वो याद रखना है। दोस्तों अब 3 केस हो गए जिसमें लाइट डायरेक्ट गिर रहा था, ए और आर को हम चेंज कर रहे थे। अब 3 केस ऐसे आएगा जिसमें कि लाइट ऐसे गिर रहा है थीटा एंगल पे, जो जैसे एक केस में हमने देखा था पहले वाले में। तो इसमें क्या होता है, इसमें एन हमने निकाला था पहले, फोटोन पर सेकेंड निकालेंगे, चूंकि पर सेकेंड ले रहे हैं क्योंकि टी को हम 1 मान लेंगे क्योंकि टी कट ही जा रहा है, तो एन को हम मान लिया फोटोन पर सेकंड। ये आया था आपने पहले एक क्वेश्चन हमने किया है इसमें, तो उसमें देखा था आई ए कॉस थीटा बाई एच सी बाई लेमडा, क्योंकि ए जो होता है वो प्रोजेक्टेड एरिया हो जाता है। तो इस केस में क्या है दोस्तों कि पी इनिशियल जो है वो है ऐसे, और पी फाइनल चूंकि ए वन है तो सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, तो एफ एवरेज जो है वो उसी डायरेक्शन में आएगा जिसमें डेल्टा पी हुआ, तो पी इनिशियल इसी डायरेक्शन में है तो चेंज इन मोमेंटम इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब फोर्स ऐसे लग रहा है, वो तो ऐसे भी देखने से लग रहा है कि ऐसे फोर्स लग रहा है। तो अब रेडिएशन प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो होता है वो होता है एफ परपेंडिकुलर बाई एरिया, जो इसको सही तरीके से ऐसे लिखा है एफ परपेंडिकुलर बाई एरिया। तो चूंकि एन एफ फोटोन पर सेकेंड, तो एफ एवरेज जो है इस डायरेक्शन में वो हो जाएगा एन इंटू डेल्टा पी, मतलब आई कॉस थीटा बाई सी बाई लेमडा इंटू एच बाई लेमडा, तो आई बाई सी कॉस थीटा इंटू ए आएगा, वो एफ एवरेज आएगा नेट। तो एफ परपेंडिकुलर जो है वो आएगा, जो एफ एवरेज है उसका कॉस थीटा, ये है परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स, तो है आई बाई सी कॉस थीटा ए इंटू कॉस थीटा, मतलब आई बाई सी ए कॉस स्क्वायर थीटा, और रेडिएशन प्रेशर इस केस में आता है फाइनली एफ परपेंडिकुलर बाई ए आई बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जब r इक्वल टू 1 हो जाए, ए 0 हो जाए, तो p इनिशियल ऐसे था, p फाइनल ऐसे हो जाएगा, थीटा ये था, तो डेल्टा p हम कैलकुलेट करेंगे, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल तो ये था, अब p इनिशियल का माइनस नेगेटिव, तो नेगेटिव p इनिशियल ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा p आएगा 2h बाई लेमडा इंटू कॉस थीटा, और f एवरेज जो निकालेंगे 2h बाई लेमडा इंटू कॉस थीटा इंटू आई ए कॉस थीटा बाई एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ से जो आएगा ये रेडिएशन प्रेशर, चूंकि ये है 1 फोटोन का वो चेंज इन मोमेंटम, और ये है टोटल नंबर ऑफ फोटोन। इस बार जो है ये ऊपर की तरफ आ रहा है डेल्टा पी, मतलब फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है इस बार। तो रेडिएशन प्रेशर जो है वो आएगा 2I बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इस केस में। इसमें आ रहा था आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें आएगा 2I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, और उसमें था जब डायरेक्ट गिर रहा था तब इसमें आ रहा था, इस केस में जब ए 1 हो तो आई बाई सी डायरेक्ट, इसमें आ रहा था 2I बाई सी। अब दोस्तों लास्ट केस एक है कि जब ऐसे गिरे आर बराबर आर और ए बराबर 1 माइनस आर हो, तो इसमें आर पी नेट आएगा आर पी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन प्लस रेडिएशन प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्शन, और इसमें आई सी कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस आर एब्जॉर्प्शन के कारण आएगा, और रिफ्लेक्शन के कारण 2I बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर, जैसे आपने यहाँ देखा जब आर 1 हो तो इंटू 1 होता था, जब आर आर होगा तो इंटू आर हो जाएगा। तो टोटल जो आता है वो रेडिएशन प्रेशर आता है आई बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस आर इस केस में, जब आर आर हो और ए 1 माइनस आर हो।
अब दोस्तों ये फार्मूला है इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। तो अब दोस्तों मेन फार्मूला जो बना वो केस एफ से लास्ट वाला वो बना I/C इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस आर। इससे इस फार्मूला से 6 केस आ सकता है। अब जैसे ये वाला केस था जब a बराबर 1 था और r बराबर 0 था, तो इस केस में r 0 है, हमें a इसमें नहीं है, सिर्फ r आ रहा है। अब देखो यदि क्वेश्चन में a दिया हो, a यदि कुछ दिया हो 0.5, तो r इससे आप निकाल लेना 1 माइनस a मीन्स 1 माइनस 0.5, मतलब r भी 0.5, r इसमें पुट करो। तो जैसे इस केस में r 0 था तो इसमें हम 0 पुट करेंगे, और थीटा क्या था, थीटा 0 था। जैसे इस केस वाला जितना है उसमें थीटा 0 है, तो I/C इंटू 1 प्लस 0 में तो I/C आ जाएगा डायरेक्ट, जो कि केस 1 था तो वही आ जाएगा। तो इस फार्मूला से आपको सारा का सारा आ जाएगा, ये 6 केस बन जाएगा। आप ये फार्मूला में याद रखो कि रेडिएशन प्रेशर होता है I/C cos थीटा इंटू 1 प्लस आर। अब तो इससे हम क्वेश्चन देखते हैं एक दो। ये m मास का ब्लॉक है और ये I इंटेंसिटी का कोई लाइट हम इस पर मार रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं। तो इसका म्यू है इसका फ्रिक्शन, और a है इसका ये क्यूबिक है, और a इसका वन साइड का डायमेंशन है। तो कह रहा है फाइंड इंटेंसिटी मिनिमम सो दैट ब्लॉक मूव। तो ब्लॉक मूव करने के लिए फोर्स कितना चाहिए, म्यू mg चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन को। तो और इस पे फोर्स कितना गिर रहा है, ये जो I आ रहा है, तो फोर्स कितना है इस पे, फोर्स I/C IA/C, चूंकि रेडिएशन प्रेशर F/A होता है I/C। तो अब इस सब केस में हम क्या मानते हैं कि हम ये मानते हैं जो भी लाइट हम दिए वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, ये इक्वल टू 1 मानते हैं, R0, ये जनरल केस में हम यही मानते हैं, याद रखना। तो फोर्स इक्वल टू IA/C होता है, तो IA/C इक्वल टू ग्रेटर देन होना चाहिए ये फोर्स म्यू mg से, तभी मूव करेगा। तो मीन्स I ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू mg C/A से। इस इंटेंसिटी से ग्रेटर इंटेंसिटी रहेगा तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा यदि हम लाइट गिराएंगे उस पर। अब दोस्तों अब क्या है कि आपको कोई भी इरेगुलर बॉडी दे दे और उस पर कोई लाइट गिराए और बोले कि इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है इस लाइट के कारण, तब तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बहुत तगड़ा वाला। तो वो सब आपको कुछ नहीं करना है, मैं उसका बस सिंपल सा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आपको वो हमेशा लगा देना है। तो इस केस में क्या हो जाता है, कोई भी रेगुलर बॉडी दे दे उस पर फोर्स पूछ ले, तो उसमें क्या होता है I इंटेंसिटी का लाइट है, तो F एवरेज जो होता है उस पर होता है I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो इस केस में जो ये स्फेयर है इस पर प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, तो इस पर हम इधर से टॉर्च जलाएंगे तो जो शेडो बनेगा दीवार पे वो कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा। तो यदि r इसका रेडियस है तो πr² हो जाएगा इसका प्रोजेक्टेड एरिया। तो इसका जो F एवरेज आएगा इस पे वो आएगा I/C इंटू πr², और ये होता है सेम फॉर इच वैल्यू ऑफ a एंड r। a1 है r0 है, या फिर r1 है a0 है, या फिर r है a1 माइनस r है, या फिर कुछ भी है, सबके लिए सेम आता है I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, और इस केस में I/C इंटू πr² होता है। ये किसी भी बॉडी के लिए सेम ही आएगा, किसी भी AR के लिए I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। अब एक क्वेश्चन इस पे, इस केस में बताओ क्या आएगा F एवरेज। तो ये मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, F एवरेज आएगा I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। इस केस में प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, ये एक कोन है, तो इस केस में प्रोजेक्टेड एरिया एक सर्किल आएगा, सर्किल आएगा, हाइट h रहेगा, और चूंकि ये r है तो ये भी r होगा, ये 2r हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया हुआ हाफ इंटू बेस 2r इंटू हाइट h, 2 कैंसिल, F एवरेज आएगा I/C इंटू r इंटू h। दोस्तों हमारा जो पार्ट 1 है मॉडर्न फिजिक्स है वो कंप्लीट हो गया, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम धीरे धीरे मॉडर्न फिजिक्स बहुत जल्दी 4-5 दिन के अंदर